जादुई लहंगा चोली की नदी। ये कहानी गोपालगंज में रहने वाले दो गरीब और अनाथ बहनें राधिका और कविता की है। राधिका कविता से उम्र में 3 साल की बड़ी थी। राधिका दिखने में भी उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन छोटी बहन कविता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों में प्यार बहुत था। दोनों की उम्र बहुत कम थी। तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से इन दोनों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का साथ दिया और वक्त के साथ बड़ी हो गई। राधिका अपना और अपनी छोटी बहन कविता का पेट भरने के लिए सिलाई करने का काम करती थी। उसी से उनका खर्चा चलता था। राधिका बहुत मेहनत करती थी। दिन रात बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती थी। दीदी, आप सुबह से काम में लगी हुई हो, चलो कुछ खा लो। तुम खा लो कविता, मुझे एक लहंगा अर्जेंट में सिलना है, उसके बाद में मैं खा लूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, बिना खाए पिए काम में लगी हुई हो। खाने में भला कितना टाइम लगता है। चलो फटाफट खा लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, मैं बाद में खा लूंगी। एक बार में कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम जाकर खा लो, मैं ये लहंगा सिलकर खा लूंगी। कविता राधिका की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से जाकर आंगन में बैठकर रोने लगती है। आज से पहले तो दीदी ने कभी इस तरह मुझ पर नहीं चिल्लाया। पता नहीं दीदी को क्या हो गया। कविता काफी देर तक वहीं पर उदास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राधिका अपना काम खत्म करके खाना खाने जाती है। उसे लगता है कि कविता खाना खाकर सो गई, लेकिन जब वो खाने का बर्तन देखती है तो खुद में ही सोचती है, बर्तनों में पूरा खाना इसी तरह से रखा हुआ है। लगता है कविता ने खाना नहीं खाया। ओहो, लगता है मेरी डांट की वजह से कहीं मुंह फुलाकर बैठी है। राधिका कविता को ढूंढते हुए घर के बाहर आंगन में जाती है तो देखती है कि कविता आंगन में उदास बैठी है। कविता को उदास बैठा देख राधिका कहती है, मेरी प्यारी बहना, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मुझे माफ कर दो, वो लहंगा चोली बहुत अर्जेंट था। काम के स्ट्रेस की वजह से मैंने तुम्हें डांट दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप हमेशा काम करती थी, पर आज से पहले आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा। लेकिन अब लगता है कि आपका प्यार मेरे प्रति कम हो गया है। बचपन से कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, बस आपसे ही प्यार मिलता था। लेकिन अब आपने भी डांटना शुरू कर दिया है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे, अब मान भी जा। उसके बाद राधिका कविता के गले लग जाती है। अब कभी मत डांटना मुझे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा नहीं डांटूंगी। चलो दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ मिलकर खाना खा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। अब दोनों ही बहनें शादी लायक हो गई थी। बड़ी बहन राधिका की तो शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। एक दिन की बात है, राधिका के घर एक औरत आती है। राधिका, ओ राधिका, कहाँ है? उस औरत की आवाज सुन कविता वहाँ जाकर कहती है, हाँ काकी, अंदर आ जाइए, दीदी अंदर सिलाई कर रही है। फिर कविता उस औरत को लेकर अपनी बहन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो औरत राधिका से कहती है, राधिका, कल मेरी बेटी की सगाई है, क्या तो उसके लिए खूबसूरत सा लहंगा चोली सिल देगी? सिल तो मैं दूंगी, लेकिन बहुत कम समय है। मैं आज रात तक तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कल सुबह तक मैं लहंगा चोली तैयार करके आपके घर देने आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना। जब आएगी तो अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लेती आना और दोनों खाना खा लेना। लेकिन हाँ, जरा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों के सामने तुम दोनों हमारी बेइज्जती करा दो। उस औरत की बात सुन कविता को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती इससे पहले ही राधिका कहती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं काकी, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद कविता राधिका से कहती है, दीदी, आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? किस तरह वो हमारी बेइज्जती करके गई है? कोई बात नहीं कविता, ये लोग हमारे कस्टमर हैं। इनके वजह से हमारी कमाई होती है, इसलिए हमें इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मैं सिलाई करने जा रही हूँ, समय बहुत कम है। इसके बाद राधिका बहुत मेहनत करके लहंगा चोली सिलने में लग जाती है। वो पूरे दिन मेहनत करती है और पूरी रात भी मेहनत करती है और इतनी मेहनत के बाद एक बहुत सुंदर लहंगा चोली बनकर तैयार होता है।
अगले दिन सुबह वो दोनों बहनें लहंगा चोली लेकर उस औरत के घर जाती है और लहंगा चोली देकर वापस घर की ओर आने लगती है। तभी उनके पास उस लड़की की दादी आती है जिसकी सगाई थी। वे उनके पास आकर कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी सगाई में इतने फीके और बेरंग कपड़े पहनकर आई हो तुम दोनों। हमारे घर खुशी का माहौल है, कोई मातम का नहीं, जो तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। तभी वहाँ पर गांव की दूसरी औरत निर्मला आती है और कहती है, क्या हुआ काके, क्यों भड़क रही हो? देख तो निर्मला, मेरी पोती की सगाई है और इतनी खुशी के माहौल में कितने खराब कपड़े पहनकर आ गई है दोनों। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, उनके सामने क्या इज्जत रहेगी हमारी। सही कह रही हो अम्मा तुम चिंता मत करो, इनको तो मैं बताती हूँ। क्यों रे लड़कियों, इतनी बड़ी सगाई में तो अनाथ लड़कियाँ अपनी गंदी और काली सी शक्ल लेकर क्यों आई हो? अम्मा सही कह रही है, तुम दोनों को देखकर लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हमारे मेहमान इतने गंदे दिखते हैं। अरे निर्मला, ये दोनों तो मेरी पोती की शादी होने से पहले ही उसका घर उजाड़ना चाहती है। सही कह रही हो अम्मा, खुद तो इन दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा तो दूसरों का घर तो बर्बाद करेंगे ही। चलो चलो, लड़के वाले आए उससे पहले ही तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। कविता बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो एकदम से गुस्से में कहती है, बस कीजिए अम्मा, कब से देख रही हूँ कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। तमीज नहीं है क्या बात करने की आपको? हम यहाँ आपकी पोती का लहंगा चोली ही तो देने आए थे, हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी पोती की सगाई में रुकने का। चुप हो जाओ कविता, बड़ी है वो तुमसे, मत बोलो ऐसी। चलो घर चलती है। नहीं दीदी, इन लोगों का बहुत हो गया है। इन्होंने आपके रंग रूप का मजाक कैसे बनाया, इनको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे देखो तो जरा, बड़ी बहन के पास शक्ल सूरत नहीं है लेकिन किसी से जुबान तो नहीं लगाती, लेकिन छोटी बहन जरा सा सुंदर क्या है, अपने आप को ना जाने क्या समझती है। आप अपने आप को क्या समझती हो जो हमें जब से कुछ भी बोली जा रही हो? हम अनाथ हैं तो अपना कमा कर खाते हैं, तुम नहीं खिलाती हो हमें। कविता निर्मला और अम्मा पर बहुत भड़क जाती है। राधिका किसी तरह से उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आती है। दीदी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? आज मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखा देती, बिना फालतू में बोली जा रही थी। तो इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वो लोग जो बोलते हैं कौन सा गलत बोलते हैं? क्या मेरा रंग रूप देखकर कोई मुझसे शादी करना चाहता है? नहीं ना, तो उन्होंने गलत क्या बोला? आप उदास मत होइए दीदी, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको आपके सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर मिलेगा। राधिका आंखों में आंसू लिए बाहर आ जाती है। इन सब चीजों से उसका दिल बहुत ज्यादा दुख जाया करता था। वो रोते हुए खुद से बातें करने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब माना कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ और बदसूरत भी हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है? जो लोग मुझे ताना मारते हैं, अब तो लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अब और लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते कहते राधिका चली जा रही थी। वो अचानक से रुकती है और इधर उधर देखने लग जाती है। अरे ये क्या, मैं नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ पर मैं डूबी क्यों नहीं? लगता है भगवान मुझे मरने भी नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं, न ठीक से जीने देते हैं न ठीक से मरने देते हैं। राधिका नदी के ऊपर खड़ी थी, फिर भी वो पानी में डूब नहीं रही थी। तभी राधिका को नदी में से एक आवाज आती है, बस करो राधिका, रोना बंद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं नदी बोल रही हूँ राधिका, तुम अपने दुख में चली जा रही थी। तुमने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि तुम चलते चलते नदी के नजदीक आ गई हो। तुम बोल सकती हो, मतलब कि तुम जादुई नदी हो। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अच्छा होता मैं मर जाती। ऐसा मत बोलो राधिका, जीवन बहुत अनमोल होता है। तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम अपनी छोटी बहन के बारे में सोचो जो तुमसे इतना प्यार करती है। यदि उसको पता चलेगा कि तुम मर गई हो तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो तो अकेली पड़ जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। धन्यवाद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो राधिका, सुख दुख ही जीवन का नाम है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि उसके जीवन में सिर्फ सुख ही हो तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में तो एक बार भी सुख नहीं आया।
लेकिन मेरे जीवन में तो एक बार भी सुख नहीं आया नदी। जब छोटी थी तो माता पिता मर गए, उसके बाद घर और छोटी बहन की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। जब शादी की उम्र हुई तो खराब शक्ल सूरत के कारण कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, ऊपर से लोग ताने मारते हैं जो अलग। अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे दुख का समय अब खत्म हो गया है राधिका। क्या तुम ऐसा क्या करने वाली हो? तभी नदी वहाँ पर एक जादुई लहंगा चोली प्रकट करती है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था, और राधिका से कहती है, राधिका ये एक जादुई लहंगा चोली है। इस जादुई लहंगा चोली से तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक चीज और, घर जाते ही तुम सबसे पहले इस लहंगा चोली को पहनना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी। नदी की ये बात सुनकर राधिका खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा चोली लेकर घर आ जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी दीदी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, और तुम्हारे हाथों में इतने सुंदर लहंगा चोली कहाँ से आई? अब देखना छोटी, कैसे पूरे गांव वालों की बोलती बंद हो जाएगी। अब कोई हमें कुछ नहीं कह पाएगा। तुम्हें पता है ये लहंगा चोली जादुई है और ये जादुई नदी ने मुझे दिया है। अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे बहन। क्या कहा आपने? जादुई लहंगा चोली? ये भला कैसे हो सकता है? रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाती हूँ। हे जादुई लहंगा चोली, मेरी बहन के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े प्रकट करो। राधिका के ऐसा कहते ही वहाँ पर बेहद खूबसूरत कपड़े प्रकट हो जाते हैं। ये देख कविता बहुत खुश होती है। वाह दीदी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था, ये तो सचमुच में जादुई लहंगा चोली है। उसके बाद राधिका उस लहंगे चोली को पहनकर ट्राई करती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा गोरा हो जाता है। अरे दीदी, आप तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिख रही हो। अब देखना कैसे हमारे घर के बाहर आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। तुम सही कह रही हो मेरी प्यारी बहन। आज नदी के दिए हुए इस जादुई लहंगे चोली की वजह से हमें भी समाज में सर उठाकर जीने का मौका मिल गया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगा चोली की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांग लेती है। अब उन दोनों बहनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। दोनों बहनें अपने साथ साथ गांव के बेसहारा और गरीब लोगों की भी मदद करने लगी थी। थोड़े ही दिनों बाद राधिका के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़के का रिश्ता आता है और राधिका की शादी पक्की हो जाती है। शादी वाले दिन राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख कविता कहती है, आप रो रही हो दीदी, लेकिन क्यों? आज तो इतना खुशी का मौका है, आपकी शादी होने वाली है, वो भी इतने हैंडसम लड़के से। लेकिन बहन, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में कैसे रहूंगी? अरे मेरी प्यारी बहना, मैं आपके यहाँ हमेशा आपसे मिलने आती रहूंगी। वैसे तुम इन कपड़ों में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी तो कितनी अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी दुल्हन। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद धूमधाम से बारात आ जाती है और राधिका की शादी होने लगती है। उसी शादी में राधिका के होने वाले पति का एक चचेरा भाई कविता को भी पसंद कर लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है। इस तरह दोनों का घर बस जाता है और दोनों अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।